Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great और मैं ये भी उम्मीद करना चाहूंगी कि आपकी ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और उसी तैयारी में थोड़ी सी और एड ऑन करने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे सीए फाइनल ऑडिट को आप 75 डेज में 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑडिट आप ना 3 बार रिवीजन करने का सोचते भी नहीं हो और रियलिटी ये है कि ज्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार पढ़ के जाते हैं, ठीक है। और उसका रीजन क्या है कि आप इस सब्जेक्ट को पिकअप ही लास्ट में करते हो जाके 1.5 मंथ जब आपका बच गया या लेट्स से आपका 1 महीना बचा हुआ है और ज्यादातर बच्चे तो उससे कम टाइम देने को रेडी है व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना हम लास्ट में पढ़ेंगे उतना रेलिवेंट होगा, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। इसका ये भी रीजन है बेटा, आपको ये समझ में नहीं आता कि यार मैं 3 बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करूं, क्योंकि 3 बार इसलिए मैं फोकस कर रही हूं क्योंकि हम यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट को 3 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज जब ये वीडियो बाहर जाएगी तो अप्रोक्स 72 डेज के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है और आप बहुत अच्छे से इस टाइम के अंदर इस सब्जेक्ट को 19 चैप्टर्स को विद क्वेश्चन सोल्विंग एंड विद टेस्ट सीरीज 3 बार कर सकते हो। कैसे करोगे? तो मैंने क्या किया है, मैंने ना नंबर ऑफ डेज एलोकेट कर दिए तीनों रिवीजन को। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं बेटा आपकी पहली रिवीजन की, जो फर्स्ट रिवीजन होगी, ये रिवीजन को हम टाइम देने वाले हैं 40 डेज। अभी 40 डेज बहुत ज्यादा टाइम है। क्यों बहुत ज्यादा टाइम है? क्योंकि अगर आप 40 दिन की बात करोगे, कोई भी आप फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो तो अभी आपको 30-35 लेक्चर उसमें मिलेंगे। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच नहीं देख रहे हो, आप अपने एंड पे रिवीजन करोगे तो भी 40 दिन में 19 चैप्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनको 40 दिन मिलते ही छुट्टियों के 40 दिन है और उसके अंदर ही वो अपना ग्रुप लिख के आते हैं पूरा। ओके, आपको करना क्या है, आपको ना इस 40 दिन के अंदर 3 से लेकर 4 घंटे ऑडिट को हर रोज एलोकेट करने हैं और हर रोज का मतलब ये आपको करना ही है। तो मतलब 72 डेज आपको हर रोज ऑडिट पढ़ना है और 3 से लेकर 4 घंटे आपको एलोकेट करने हैं, राइट। तो आप ना जब ये पहली रिवीजन करोगे, जिस मटेरियल को यूज करोगे वो मेन बुक होनी चाहिए। वो मेन बुक कौन सी हो सकती है? वो आईसीआई का स्टडी मैट हो सकता है या किसी भी ऐसे टीचर की बुक हो सकती है जिसके अंदर सब कुछ कवर है। मतलब एक बार तो आपको एक बार कोशिश बिल्कुल करनी है कि आप एक बार तो पहली रिवीजन में सब कुछ पढ़ो, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमारा गोल ये होगा कि हम पूरा एंटायर सिलेबस थोरोली पढ़े और जब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट समझे, हम प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करें, हम लॉजिक समझे कि अगर स्टैंडर्ड के अंदर कोई कंसेप्ट लिखा हुआ है वो वहां पे क्यों लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दैट कंसेप्ट। हम आईसीआई के क्वेश्चन सोल्व करेंगे साथ साथ इसके साथ। मतलब आईसीआई के क्वेश्चन मैंने बोला है तो उसके अंदर आपका सजेस्टेड आंसर्स भी आ जाता है, एमटीपीज भी आ जाता है, आरटीपीज भी आ जाता है। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि कैसे हो सकता है कि 40 डेज आप मुझे कह रहे हो और उसमें आप क्वेश्चन सोल्विंग करने को भी कह रहे हो। तो बेटा जो लक्ष्य बैच चल रहा है उसके अंदर भी तो यही चल रहा है और वहां पे भी मैक्सिमम आपका 35 से लेकर 40 लेक्चर ही लगने वाला है और वहां पे तो मैं डिस्कशन करा रही हूं तो मुझे 7 मिनट एक क्वेश्चन को सोल्व करने को लगता है, ऑन एन एवरेज कह रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो जब आप अपने एंड पे क्वेश्चन पढ़ने के लिए बैठोगे आफ्टर डूइंग द रिविजन, राइट, कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ के, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन आपको ना एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे पहली बार, वो आपको फोकस होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मतलब किन कंसेप्ट के ऊपर मुझे कितना फोकस करना है। अगर आप सिलेबस देखते हो तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि कुछ हमारे मेन स्टैंडर्ड है जो उसने अपने मैट के अंदर भी डाले हैं और कुछ स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट कहता है कि यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड तो इंटर लेवल पे कवर हो चुके हैं, है ना। और वो स्टैंडर्ड कौन से बेटा, जो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका 501, 505, 510, 550, 60, 570, 580 ईटीसी, सेम गोज विद दीज अदर स्टैंडर्ड। तो मैं मतलब अगर मैं कुल मिला के बोलूं, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6, उसके अलावा ऐसे 200, 210, 230 और 530 वैसे आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही आ गया। तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो इंस्टीट्यूट कहता है कि इनको आप इंटर लेवल पे पढ़ के आते हो तो मैं यहाँ से ऐसे कोई डायरेक्ट रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जैसे कि जब आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? या तो आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे या आपको ऑडिट का प्रोसीजर देखने को मिलता है ना। ये ऑडिट का प्रोसीजर में एक आपका रैप होता है जनरली और एक रिस्पॉन्स वाला पार्ट होता है, यही फ्लो चलता है, एक रिपोर्टिंग वाला एस्पेक्ट होता है। तो वो जो आप एग्जाम्पल आप देखते हो ना या जो आप पॉइंट्स देखते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे व्हेन इट कम्स टू दीज स्टैंडर्ड।
मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो मोस्टली ऑडिट के एस्पेक्ट, वो जो फ्लो है रैप का, फैप का, रिपोर्टिंग का इन स्टैंडर्ड के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऐसे नंबर 501 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप प्लानिंग करने के लिए जाओगे तो कौन सी कंसिडरेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है। क्या ये आपके फाइनल के अंदर भी है? मतलब अगर आप ऐसे 501 का कंटेंट देखोगे तो हाँ वो है, बट क्या आपकी लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपकी लेवल पे वो सिचुएशंस आएंगी जो 501 की हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कैसे तैयारी करनी है। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू अदर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे तो बेटा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अगर ऐसे नंबर 240 की बात करूं तो वहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं और उनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑडिटर वाला पार्ट भी आ सकता है, ऑडिट वाला पार्ट भी आ सकता है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आप ये अदर स्टैंडर्ड कवर करोगे तो यहाँ पे आपका फोकस हर एक चीज के ऊपर होना चाहिए। ओके, एंड आपको कोशिश ये करनी है कि पहले 11 चैप्टर जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड कवर है वो 20 दिन में खत्म करो, और रिमेनिंग का जो आपके बाकी चैप्टर बच गए उनको 20 दिन दो। ओके, तो आप ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 25 दिन आप पहले 11 चैप्टर को दे सकते हो जो स्टैंडर्ड के चैप्टर है, और रिमेनिंग जो आपके 15 दिन बच गए वो बाकी के जो बैलेंस चैप्टर है उनको कवर करने में दो। तो जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ोगे तो 40 दिन के अंदर आप, मेरा विश्वास माना कि अगर आप हर रोज बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, कंसिस्टेंटली 3 से लेकर 4 घंटे सब्जेक्ट को देते हो, तो आप कर पाओगे सब्जेक्ट को कवर विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी फर्स्ट रिवीजन इन 40 डेज। और आपको एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी आप पहली बार रिवीजन करोगे ना, तो जो भी आपको स्टैंडर्ड मुश्किल लगा, या कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, जैसे कि लेट्स से आपने 402 आपने पढ़ा, बट आपको लगता है यार ये मुझे थोड़ा कच्चा पक्का याद हुआ है, तो आप इसको ना एक कैटेगरी में लेके जाओ। मतलब आपको फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे अपनी खुद की एबीसी लिस्ट बनानी है। अभी एक कैटेगरी के अंदर वो सारे आपके टॉपिक आ जाएंगे जो आपको डिफिकल्ट लगे, या जो आपको बहुत अच्छे से कवर नहीं हुए, या कोई चैप्टर ऐसे भी तो हो सकता है लेट्स से जो रह गया, जो आपने बोला था कि मुझे कंप्लीट सिलेबस करना है बट वो चैप्टर आप नहीं कर पाए। इससे क्या होगा, इससे होगा जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो सेकंड रिवीजन के अंदर आपका फोकस ही सबसे पहले उन सारे टॉपिक के ऊपर होगा जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगे। तो मतलब जब सेकंड रिवीजन होगी, जो सी कैटेगरी के टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आ गए, उनको आप सेकंड रिवीजन में लास्ट प्रायोरिटी दोगे, और जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आया, कोई चैप्टर मिस हो गया, सेकंड रिवीजन के अंदर आप उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो सेकंड रिवीजन के लिए आपको टाइम कितना देना, 20 दिन, जो बेसिकली फर्स्ट रिवीजन का आधा टाइम होगा। यहां पे आप जिस मटेरियल को रेफर करोगे वो आपका 1 डे बिफोर वाला मटेरियल होगा, वो कोई चार्ट बुक हो सकती है, वो आपके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको कोशिश ये करनी कि कोई भी ऐसा नोट आप यूज नहीं करोगे जो सिर्फ पॉइंटर्स हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे हैंड रिटन चार्ट्स देखे हैं, ठीक है, एंड उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली सिर्फ पॉइंटर्स हैं। जैसे कि आप उनको कीवर्ड्स कह सकते हो, कि अगर मैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ तो ऐसे 3 बातें लिखी हुई है, बस 3 बातें भी नहीं लिखी हुई है, 3 खाली पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या ऐसे सिर्फ कुछ लिखा हुआ है और खाली पॉइंटर्स हैं। तो ऐसा अगर आप चार्ट पढ़ के जाओगे तो आपको सिर्फ कीवर्ड याद रहेंगे, अब उसको लाइन को आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है, अनलेस आपको बहुत अच्छे से पहले से कंसेप्ट आता है तो अलग बात है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आप 1 डे बिफोर वाला नोट यूज करो, बी इट योर चार्ट बुक, एटलीस्ट उसके अंदर भी इतना मटेरियल तो होना चाहिए कि आपके पास एग्जाम में लिखने को मटेरियल हो। ओके, यहां पे हमारा मेन फोकस क्या होगा, 2 चीजों के ऊपर। क्या बेटा, यहां पे हमारा फोकस होगा जो हमारा ए कैटेगरी वाले हमारे जो चैप्टर्स थे जो हमें डिफिकल्ट लगे थे उनको बहुत अच्छे से करना, जो चैप्टर रह गया था उनको बहुत अच्छे से करना, और कम टाइम लगा के जो सी कैटेगरी एक बार उसको रिवाइज करना। प्लस यहां पे हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, यहां पे हमारा फोकस आ जाएगा टेस्ट सीरीज के ऊपर। अभी टेस्ट सीरीज भी कौन सी, अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है जो मैं अभी लॉन्च करूंगी कुछ टाइम के बाद, नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी किसी टीचर की बाई करी हुई है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो लेट्स से आपने चैप्टर 1 रिवाइज किया तो चैप्टर 1 का टेस्ट सीरीज, चैप्टर 2 रिवाइज किया तो चैप्टर 2 का टेस्ट सीरीज, सेम गोज विद अदर चैप्टर्स एज वेल। तो ऐसे आप अपना 20 दिन के अंदर ये वाला कंप्लीट रिवीजन खत्म करोगे। यहां पे भी अपना मार्किंग आपको करते रहना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आई, या कोई ऐसी सिली मिस्टेक है जो आपने कर दी जो आपको लगता है यार ये कैसे होगी, ये गलती दोबारा से ना हो जाए, एक नोटबुक में आप पहले से लिख के रख लो, ताकि जब आप जाओगे एग्जाम देने से पहले इस नोटबुक को एक बार अगर आप उन सारी मिस्टेक को पढ़ लोगे ना, आप दोबारा से गलती नहीं करोगे। फिर उसके बाद जो थर्ड रिवीजन है ये आपकी फाइनल रिवीजन होगी जो एग्जाम से पहले होगी, तो इसको आप दोगे बेटा 10 से लेकर 12 दिन। समझ में आ रहा है? तो 40 20 10
70 डेज हो गए, और अगर मैं 12 दिन दे रही हूँ तो 72 डेज, और आज से 72 डेज ही बचे हुए हैं। ये थर्ड रिवीजन में हमारा जो फोकस होगा वो होगा सबसे पहले हाई वेटेड जो आपके चैप्टर्स हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनके ऊपर फोकस करने का। प्लस 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 जितना भी आपको अभी भी कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका इनकम्प्लीट है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत मुश्किल लगा, जो आपको कच्चा पक्का आता है, उसको आप पिकअप करोगे। आपको समझ में आ रहा है? और यहां पे आपको एटलीस्ट कोशिश तो यही करनी है कि फुल सिलेबस का एक टेस्ट तो आप देके जाओ। दो दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, 50-50 सिलेबस के दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। ये मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ऐसे बनाई है, ठीक है। हाँ, तो आपको एटलीस्ट एक तो लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है कोई टेस्ट सीरीज तो आप इंस्टीट्यूट का भी एमटीपी आना शुरू हो जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट करो। तो बेटा अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ते हो, बिना कोई शॉर्टकट लिए, बिना अपने टाइम को सोचने में वेस्ट किए हुए, तो भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप कंप्लीट सिलेबस आप 75 डेज, ये तो मैंने 72 डेज की बात करी, 3 बार रिवाइज कर सकते हो। अभी आपको करना क्या है, आपने ये डिस्कशन सुन ली ना, आप ना सबसे पहले जाके 40 दिन का प्लान बनाओ कि 40 दिन के अंदर आप कैसे फर्स्ट रिवीजन विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी खत्म करोगे। आपके पास कोई फास्ट ट्रैक बैच है, उसको खत्म करो। आपके पास फास्ट ट्रैक बैच नहीं, लेट्स से आप लक्ष्य बैच देख रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस करो कि लक्ष्य बैच में मैं जो रिवीजन कर रहा हूं मेरा वो डन है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं मेरा वो डन है, ठीक है। आपके पास कोई और आप किसी भी टीचर का कुछ भी आप रिवीजन रेफर करो, आपका फोकस ही होना चाहिए मेरा वो डन है। 40 दिन मतलब 40 दिन, उसके बाद जो आपका एबीसी बना उसके ऊपर आप फोकस करो। सो इफ यू विल फॉलो दिस अप्रोच देन ट्रस्ट मी, इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको फिर वही शॉर्टकट के हिसाब से जाना है, फिर तो आप लगे रहो उसी साइकिल के अंदर, आप फंसे रहोगे, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। एक बार एटलीस्ट फॉलो करके तो देखो, 40 दिन का प्लान बना के तो देखो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, बाय बाय, टेक केयर।